डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम TYBA के प्रश्न पत्र 6 की इकाई 29 निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले इस इकाई के 2 भाग हमने पढ़े, जिनमें निबंध विधा का विकास, प्रमुख निबंधकार और गद्य की एक अन्य विधा रेखाचित्र संस्मरण के बारे में जाना। इस वीडियो लेक्चर में आज हम गद्य की अन्य विधाएं, जीवनी आत्मकथा और यात्रा साहित्य रिपोर्टाज के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले जीवनी और आत्मकथा के बारे में बात करें तो जीवनी और आत्मकथा मिलती जुलती विधाएं हैं, लेकिन इनमें अंतर है। जीवनी का मतलब है किसी विशिष्ट व्यक्ति का सांगोपांग चित्रण, अर्थात जन्म तिथि क्रम से घटनाओं को माध्यम बनाकर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखना, जबकि आत्मकथा का लेखक अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है। आत्मकथा का नायक लेखक स्वयं होता है, जबकि जीवनी का नायक लेखक न होकर कोई अन्य व्यक्ति होता है। आत्मकथा में लेखक अपने अतीत का विश्लेषण करता है, उसमें एक ओर आत्मनिरीक्षण या आत्म परीक्षण होता है तो दूसरी ओर अतीत की स्मृतियों को फिर से जीवित करना होता है। इसीलिए आत्मकथा को आत्मचरित या आत्मकहानी भी कहा जाता है, लेकिन इसके लिए सामग्री संचयन नहीं करना पड़ता। जीवनी लिखने के लिए प्रामाणिक जानकारी की आवश्यकता होती है, जिसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कहे तो उस विषय या उससे संबंधित विषयों पर लिखित पुस्तकों या लेखों से, चरित नायक के पत्रों से, डायरी से, उनके साक्षात्कार के विवरणों से, चरित नायक के समकालीन के संस्मरण से, चरित नायक से संबंधित स्थानों की यात्रा से प्राप्त तथ्यों से, स्वयं चरित नायक के उसकी कृतियों और उत्सवों आयोजनों में व्यस्त उद्गारों से हम जान सकते हैं। जीवनी और आत्मकथा में कुछ समांतर भी है। जीवनी और आत्मकथा लिखने के लिए यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाएं ली जाए, किंतु इसमें हृदय को छूने वाली अथवा जीवन में मोड़ लाने वाली घटनाओं का समावेश किया जाना चाहिए। इनमें चरित नायक के जीवन की प्रामाणिक और तथ्यपरक जानकारी देनी होती है। इसीलिए कल्पना और मनगढ़ंत बात के लिए इनमें कोई स्थान नहीं होती है। घटनाएं उसी क्रम में आनी चाहिए जिस क्रम में वे घटी हो। आत्मकथा और जीवनी यदि प्रभावपूर्ण शैली में लिखी गई हो तो वे उपन्यास की भांति रोचक हो सकती है। जीवनी लेखन का कार्य हिंदी में आधुनिक युग में पश्चिम के संपर्क से ही हुआ। साहित्य की अन्य विधाओं की भांति भारतेंदु युग से ही इसका आरंभ माना जा सकता है। भारतेंदु युग की उल्लेखनीय रचना है भारतेंदु कृत चरितावली, बादशाह दर्पण, पंच पवित्रात्मा और उत्तरार्ध भक्तमाल, रमाशंकर का लिखा नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र, कार्तिक प्रसाद कृत मीराबाई का जीवन चरित्र और छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, बाल मुकुंद गुप्त की लिखी प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी। ईसाई मिशनरियों ने भी कुछ जीवनियाँ लिखी, कुछ जीवनियों के अनुवाद भी हुए, किंतु इस युग के जीवन चरित्रों में शुष्क वर्णन मात्र है। उनमें परिस्थितियों का वह विश्लेषण नहीं जो चरित नायक को ऊपर उठाता है। द्विवेदी युग में जीवनी साहित्य में कुछ विकास हुआ। यह युग सुधारावादी युग कहा जाता है। नैतिकता के समर्थक स्वामी दयानंद की जीवनियाँ विशेष रूप से लिखी गई। साथ में आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार किया गया। कुछ उल्लेखनीय कृतियाँ हैं रामविलास शारदा कृत आयम धर्मबंधु जीवन महर्षि, दयाराम लिखित दयानंद चरित्रामृत, मनमंथान गुप्त रचित गुरु नानक, रामनारायण मिश्र कृत महात्मा ईसाई, सुंदरलाल लिखित हजरत मोहम्मद और बलदेव उपाध्याय कृत
शंकराचार्य आदि द्विवेदी युग की समाप्ति के साथ साथ महात्मा गांधी का प्रभाव जनमानस पर बढ़ रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन गति पकड़ रही थी। ऐसे में ऐतिहासिक और राजनीतिक जगत की विभूतियों के जीवन चरित्र लेखन को भी गति मिली। इस दृष्टि से देवी प्रसाद मुंसिफ के मानसी, उदय सिंह, जसवंत सिंह, महाराणा प्रताप सिंह और महाराणा संग्राम सिंह जीवन चरित्र उल्लेखनीय है। अन्य ऐतिहासिक कृतियां हैं बाबू संपूर्णानंद की सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, राम नारायण दुग्गड़कृत पृथ्वीराज चरित्र, कार्तिक प्रसाद की लिखी अहिल्याबाई और जीवनलाल प्रेमकृत गुरु गोविंद सिंह। राजनीतिक क्षेत्र में सबसे अधिक जीवनियां महात्मा गांधी की मिलती है। इनमें मुकुंदीलाल वर्मा की कर्मवीर गांधी, संपूर्णानंद की धर्मवीर गांधी और राजेंद्र प्रसाद लिखित चंपारण में महात्मा गांधी उल्लेखनीय जीवनियां हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जीवनियां हैं मनमंथ नाथ शुक्ल की चंद्रशेखर आजाद, सीताराम चतुर्वेदी की महामना मालवीय, छविनाथ पांडेकृत नेताजी सुभाष, देवराज मिश्र लिखित राजर्षि टंडन जी, रामवृक्ष बेनीपुरीकृत जयप्रकाश नारायण, देवदत्त शास्त्रीकृत जमनालाल बजाज तथा बलराज मधोकृत श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि को देख सकते हैं। साहित्यकारों की जीवनियां अपेक्षाकृत कम लिखी गई है। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही शीर्षक से उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी है। प्रेमचंद के गुण दोषों का विवेचन तो किया ही गया है, लेकिन इनकी भाषा शैली प्रेमचंद की सी ही है। रामविलास शर्मा लिखित निराला की साहित्य साधना 2 भागों में प्रकाशित है। औपन्यासिक शैली के कारण यह जीवनी अत्यंत रोचक है। शांति जोशी ने सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी लिखी है। बंगला के प्रसिद्ध कथाकार शरद चंद्र पर आवाराह मसीहा नाम से विष्णु प्रभाकर ने जो जीवनी लिखी है वह उल्लेखनीय जीवनी है। इसी प्रकार भगवती प्रसाद सिंह लिखित महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज की जीवनी मनीषी की लोक यात्रा भी महत्वपूर्ण है। विदेशी महापुरुषों की भी जीवनियां लिखी गई है। इनमें चंद्रशेखर शास्त्री की सम्राट जॉर्ज फर्स्ट, द्वारका प्रसाद शर्माकृत रॉबर्ट क्लाइव, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज कृत इटली का तानाशाह मुसोलिनी, त्रिलोकीनाथ लिखित स्टालिन, अनंत प्रसाद विद्यार्थी की चर्चिल, रामवृक्ष बेनीपुरी की कार्ल मार्क्स और राहुल सांकृत्यायन कृत माओ त्से तुंग प्रमुख है। हिंदी की पहली आत्मकथा जैन कवि बनारसी दास की अर्धकथा मानी जाती है, जो सन 1941 की रचना है। यह पद्य में लिखी गई है। आधुनिक युग में इस विधा की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती से की। उसी समय निज वृतांत शीर्षक से अंबिका दत्त व्यास ने अपनी आत्मकथा लिखी। स्वामी श्रद्धानंद लिखित आत्मकथा कल्याण पथ का पथिक भी तभी की ही है। ज्यों ज्यों राष्ट्रीयता की भावना बलवती होती गई और पाश्चात्य साहित्य से संपर्क बढ़ता गया, आत्मकथा विधा को अधिक गंभीरता से लिया जाने लगा। प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का आत्मकथा अंक निकालकर इस विधा को एक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। बाबू श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्मकहानी नाम से कथात्मक शैली में अपनी आत्मकथा लिखी। इनके बाद राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा प्रकाश में आई। उनकी आत्मकथा में प्राचीन साहित्य की शोध के लिए की गई दुर्गम प्रदेश की यात्राओं, लगातार विकसित और परिवर्तित होती हुई विचारधाराओं की जानकारी के साथ साथ विदेश के विश्वविद्यालयों में भारत की विद्या के अध्ययन अध्यापन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। इसके बाद वियोगी हरि की आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह प्रकाशित हुई। इसकी भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक है, किंतु सरसता का अभाव है। शांति प्रिय द्विवेदी की परिव्राजक की प्रजा और यशपाल की सिंहावलोकन 1992 में प्रकाश में आई। सन 1998 में सेठ गोविंद दास ने आत्मनिरीक्षण नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। पद्मलाल पन्नालाल
बख्शी ने मेरी अपनी कथा में अपने निबंधकार, कथाकार और अध्यापक जीवन पर प्रकाश डाला है। इनकी आत्मकथा में कहानी जैसी रोचकता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर, चतुर चैन शास्त्री की मेरी आत्मकहानी, वृंदावन लाल वर्मा की अपनी कहानी, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथाएं अपना अलग स्थान रखती है। आत्मकथा की विधा को प्रतिष्ठित करने में अनुदित ग्रंथों का विशेष योगदान रहा। महात्मा गांधी की आत्मकथा, सुभाष बोस की तरुण के स्वप्न, जवाहरलाल नेहरू की मेरी कहानी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सत्य की खोज, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की आधे रास्ते और सीधी चट्टान, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं से हिंदी में अनुदित की गई। हिंदी में ही राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। इन सभी राजनेताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और पश्चात के भारत की राजनीतिक गतिविधि और आंदोलनों का वर्णन किया है। साथ ही देश की सामाजिक स्थिति, गरीबी और रूढ़ियों से जकड़े लोगों का चित्रण भी किया है। इस तरह कहे तो जीवनी और आत्मकथा एक जैसे दिखने वाली लेकिन दो भिन्न विधाएं हैं और अपने आप में ही खुद का स्वतंत्र रूप लिए हुए हैं। इन विधाओं के बाद हम बात करें यात्रा साहित्य और रिपोर्टाज की, तो आदिकाल से मनुष्यों में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने की प्रवृत्ति रही है। यद्यपि उसका उद्देश्य अलग हो सकता है, कभी जीविकापार्जन के लिए तो कभी नवीन बातों की जानकारी के लिए, कभी व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। जिस किसी उद्देश्य से यात्रा की गई हो, मनुष्य अपनी यात्राओं के वर्णन के माध्यम से अन्य लोगों को भी अपनी यात्रा संबंधी स्वानुभूतियों से परिचित कराना चाहता है। इसलिए जब लेखक अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन करता है तो उसे यात्रावृत्त या यात्रा साहित्य कहते हैं। लेखक वर्ण विषय का वर्णन आत्मीयता तथा निजता के साथ करता है। जिस विषय का वह वर्णन करता है उसके साथ उसका जुड़ाव है तथा उसके जीवन संदर्भ भी उसमें आते हैं। आत्मीयता तथा निजता यह गुण निबंध शैली का भी है। विशेषतः इसलिए यह कहा जा सकता है कि यात्रावृत्त का वर्णन निबंध जैसा होता है। फिर भी यात्रावृत्त निबंध नहीं है, क्योंकि इसमें तो यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन होना चाहिए। लेखक अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन प्रायः स्मृति के आधार पर करते हैं। इसलिए किसी अच्छे यात्रावृत्त में संस्मरण की छाप भी होती है। फिर भी यात्रावृत्त और संस्मरण एक दूसरे से भिन्न है। यात्रावृत्त में समय और स्थान का उल्लेख अनिवार्य रूप से होता है, किंतु संस्मरण में समय का उल्लेख अनिवार्य नहीं है। यात्रा में यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों, दृश्यों अथवा घटनाओं से जुड़ी सामयिक स्मृतियों का वर्णन होता है, जबकि संस्मरण में स्थायी एवं अमिट स्मृतियों का वर्णन किया जाता है। यात्रावृत्त यात्रा लेखक यात्रा के वर्णन में स्थान, दृश्य, घटना तथा व्यक्ति आदि से संबंधित कटु एवं मधुर स्मृतियों का चित्रण कर सकता है। भारतेंदु युग से पहले मध्य युग में यात्रा ग्रंथ उपलब्ध है, जैसे गुसाई जी का वन यात्रा, राम सहाय दास का वन यात्रा परिक्रमा और अज्ञात लेखक का ब्रज 84 कोस वन यात्रा, श्रीमती सुदानी का बद्री यात्रा कथा और वाचस्पति शर्मा का बद्री नारायण सुगम यात्रा। ये सभी यात्रा वर्णन चंपू शैली में लिखे गए हैं और शैली वर्णनात्मक है। भारतेंदु युग में यात्रा साहित्य की ओर भी लेखकों का ध्यान आकृष्ट हुआ। स्वयं भारतेंदु ने अपने द्वारा संपादित पत्रिकाओं में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। उसमें सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा आदि प्रमुख हैं। भारतेंदु ने अपने यात्रा वृत्तांत में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ रीति रिवाज, खान पान, बोलचाल आदि का भी वर्णन किया है। बालकृष्ण भट्ट का कतिकी का नहान और गया यात्रा तथा प्रताप नारायण मिश्र का विलायत यात्रा वृत्तांत उल्लेखनीय है। इन लेखों के
लेखकों के प्रयत्नों से यात्रा साहित्य आगे बढ़ा और यात्रा साहित्य के ग्रंथों का मुद्रण भी होने लगा। परिणाम स्वरूप कई यात्रा ग्रंथ प्रकाश में आए। श्रीमती हरदेवी लिखित लंदन यात्रा, भगवान दास वर्माकृत लंदन की यात्रा, दामोदर शास्त्री का मेरी पूर्व दिग् यात्रा और मेरी दक्षिण दिग् यात्रा, लाला कल्याण चंद कृत केदारनाथ यात्रा, देवी प्रसाद खत्री का रामेश्वर यात्रा, तोताराम वर्मा का ब्रज विनोद और पंडित विभू मिश्र का ब्रज यात्रा आदि कुल मिलाकर भारतेंदु युग में विदेश यात्राओं और तीर्थ यात्राओं के वर्णन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। भारतेंदु युग का यात्रा साहित्य द्विवेदी युग में विकास की ओर अग्रसर हुआ। एक और तत्कालीन प्रमुख पत्रिकाओं सरस्वती, मर्यादा, इंदु, गृहलक्ष्मी आदि में विविध क्षेत्रों के यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुए, तो दूसरी ओर महत्वपूर्ण ग्रंथ भी सामने आए। इस अवधि में प्रकाशित साहित्यिक यात्रा में विदेश यात्रा, देश यात्रा और तीर्थ स्थान यात्रा तीनों प्रकार के ग्रंथ प्रकाश में आए। विदेश यात्रा वृत्तांतों में दर्शनीय स्थानों की झांकी के साथ औद्योगिक विकास तथा सामाजिक स्वतंत्रता पर लेखकों ने विशेष ध्यान दिया है। ऐसा राष्ट्रीय चेतना के प्रबल होने की वजह से हुआ। कुछ प्रमुख यात्रा ग्रंथ है ठाकुर गजाधर सिंह का हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा, स्वामी सत्यदेव परिवाजक का अमेरिका दिग्दर्शन, गोपाल राम गहमरी का लंका यात्रा विवरण, जवाहरलाल नेहरू का रूस की सैर, राहुल सांकृत्यायन का तिब्बत में 1.25 बरस, मेरी लद्दाख यात्रा, सत्येंद्र नारायण का दक्षिण भारत की यात्रा, प्रोफेसर मनोरंजन का उत्तराखंड के पथ पर आदि। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का विश्व भर के देशों से सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुआ। अब यात्रा वृत्तांत केवल मनोरंजन, समाज सुधार या तीर्थ यात्रा की दृष्टि से नहीं लिखे गए, वरन उनमें सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और साहित्यिक दृष्टि प्रदान हो गई। सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण उच्च कोटि के आलोचक, कथाकार, कवि, नाटककार, अभिनेता आदि विदेश गए। उन्होंने भावुकतापूर्ण आलंकारिक शैली और बौद्धिकतापूर्ण विश्लेषणात्मक शैली में देश विदेश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक स्थितियों को उजागर किया। शैली की दृष्टि से अब पत्र, डायरी और दृश्य या स्थानों की चित्रात्मकता की ओर विशेष झुकाव हो रहा है। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें वर्णन की अपेक्षा प्रभाव, प्रतिक्रिया और संवेदना का अंकन किया जा रहा है। कुछ उल्लेखनीय कृतियां हैं जिसमें राहुल सांकृत्यायन की किन्नर देश में, दार्जिलिंग पश्चिम रूस में 25 मास, तो यशपाल की लोहे की दीवार के दोनों ओर, अक्षय कुमार जैन की दूसरी दुनिया, डॉक्टर नगेंद्र की तंत्रालोक से यंत्रालोक तथा अप्रवासी की यात्राएं, अज्ञेय की एक बूंद सहसा उछली हिंदी यात्रा साहित्य का गौरव है। इसमें उन्होंने स्विट्जरलैंड, बर्लिन, पेरिस आदि के दर्शनीय स्थानों के साथ वहां के कवियों और लेखकों की भेंट का विवरण दिया है, जिसमें पूर्व पश्चिम की दृष्टि स्पष्ट होती है। अज्ञेय की ही स्वदेश यात्रा की कृति अरे यायावर रहेगा याद में आसाम से लेकर पश्चिम सीमा प्रांत तक की यात्रा का मार्मिक वर्णन मिलता है। मोहन राकेश की आखिरी चट्टान तक पुस्तक में समस्त भारत की यात्रा का आकर्षक और प्रभावशाली वर्णन मिलता है। प्रभाकर माचवे कृत गोरी नजरों में हम में पूर्व पश्चिम की चिंतन पद्धति का वर्णन मिलता है। निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी में बर्लिन, कोपेनहेगन, आइसलैंड, पेरिस, बियाना आदि का वर्णन कर वहाँ के लेखकों ब्रेख्त, काफ्ता, सार्थ आदि की भी चर्चा की है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की प्रवास की डायरी में इंग्लैंड के लोगों के आचार विचार, रीति नीति आदि पर मजेदार प्रक्रिया है। इस तरह हिंदी यात्रा साहित्य दिन पर दिन विकसित हो रहा है और इसमें विशेष विषय और शैली दोनों दृष्टियों से वैविध्य आया है। यात्रा साहित्य में मिलती जुलती एक अन्य विधा है रिपोर्टाज, लेकिन दोनों में अंतर है। रिपोर्टाज में वर्ण्य विषय का आंखों देखा और कानों सुना
मार्मिक वर्णन होता है। इसमें घटनाओं के तथ्यात्मक वर्णन को कलात्मक ढंग से व्यक्त किया जाता है। रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है तथा अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से इसका संबंध है। किसी घटना के तथ्य विवरण को रिपोर्ट कहते हैं, जो प्रायः समाचार पत्रों के लिए लिखी जाती है। रिपोर्ट के साहित्यिक और कलात्मक रूप को हम रिपोर्टाज कह सकते हैं। रिपोर्टाज लिखने की परंपरा द्वितीय महाविश्व युद्ध के समय आरंभ हुई। रिपोर्टाज लेखक प्रायः युद्ध, महामारी, अकाल, बाढ़ आदि के दुष्परिणामों की आंखों देखी जानकारी देता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं होता। वह तो महामारी, बाढ़, अकाल, युद्ध आदि से उत्पन्न विषम स्थितियों से लाभ उठाने वाले मुनाफाखोरों की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है। मानव जीवन के विकास में सहायक जीवन मूल्यों के ह्रास पर चिंता प्रकट कर पाठकों को इसके विषय में सोचने पर बाध्य करता है। रिपोर्टाज लेखक विनाशकारी घटना और पात्रों के अमानवीय कार्यों का वर्णन करने पर भी संवेदना के साथ मानवीय पहलू को उजागर करता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जब कोई समाचार केवल समाचार नहीं रहता, वरन मानव मूल्यों से जुड़कर साहित्य की स्थायी संपत्ति बन जाता है, तब उसे रिपोर्टाज कहते हैं। शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रभाकर माचवे, लक्ष्मीचंद जैन, धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अस्क, श्रीकांत वर्मा, फणेश्वरनाथ रेणु, राम नारायण उपाध्याय, भदंत आनंद कोल्यासन, शिवसागर मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, भगवत शरण उपाध्याय आदि लेखकों ने विविध विषयों पर रिपोर्टाजों का सृजन किया है। रांगे राघव की तूफानों के बीच कृति में बंगाल के अकाल पीड़ित क्षेत्रों के हृदय द्रावक वर्णन मिलते हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल आदि महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है। तो यहाँ पर हम इन सारी विधाओं को पूर्ण करते हैं। सारांश रूप हम कह सकते हैं कि निबंध साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। निबंध में लेखक अपने भावों और विचारों को प्रभावशाली भाषा और शैली के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। हिंदी निबंधों का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। इसे समझने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी परंपरा का केंद्रीय व्यक्तित्व मानकर उसे 3 युगों में विभाजित किया गया है: शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। हमने इन युगों की विशेषताओं और प्रमुख निबंधकारों की विशेषताओं की जानकारी इस वीडियो के बारे में द्वारा प्राप्त की। हिंदी गद्य की अन्य विधाओं जैसे संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, यात्रा साहित्य और रिपोर्टाज की विशेषताओं और उनके सूक्ष्म अंतर को भी इस इकाई में हमने जाना। संस्मरण में लेखक किसी व्यक्ति, स्थान या घटना की स्मृतियों को प्रस्तुत करता है, जबकि रेखाचित्र में लेखक अपने संपर्क में आए किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र का खाका प्रस्तुत करता है। जीवनी में किसी अन्य व्यक्ति का जीवन चरित्र होता है, जबकि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के बारे में लिखता है। यात्रा वृत्त में लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा का वर्णन प्रस्तुत करता है, जबकि रिपोर्टाज में लेखक आंखों देखी और कानों सुनी घटना का तथ्यपरक किंतु मार्मिक वर्णन करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम आज यहाँ पर पेपर 6 की इकाई 29 को पूर्ण करते हैं। इनके 3 भाग हैं। इसके अंतर्गत हमने निबंध से लेकर संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा आदि गद्य विधाओं का परिचय प्राप्त किया है, उनके विकास को जाना है, उनके लेखकों को जाना है। तो फिर मिलेंगे एक नई इकाई के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।